एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालना है भाई। देखिए साहब, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं सपोज, और दो स्ट्रेट लाइंस ले लेते हैं। बोल बोल बोल, कौन पूछ रहा था? पूछ लिया? बता दिया तूने? बता दिया? अच्छा, तूने उससे पूछा था। लो साहब, दो स्ट्रेट लाइंस है, एक L1 लाइन मान लेते हैं, एक L2 लाइन मान लेते हैं। L1 का स्लोप मान लेते हैं M1, L2 का स्लोप मान लेते हैं M2। इनके बीच का एंगल है थीटा। लोगों ने पूछा यार इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल बताओ, तो हमने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, L1 का इंक्लिनेशन θ1 मान लेते हैं, L2 का इंक्लिनेशन θ2 मान लेते हैं। इस हिसाब से tan θ1 की वैल्यू क्या हुई? tan θ1 की वैल्यू m1। अरे यार, इस लाइन का स्लोप m1 है, इंक्लिनेशन θ1 है, तो tan θ1 इज m1। अच्छा, tan θ2, यार तेजस जी आपके बात कहीं गुम हो गई है, मतलब बीमारी लोगों से इतनी चीजें नहीं ले जाती, मतलब मैं भी बीमार हूं फिर भी आवाज आ रही है। tan θ1 बराबर m1, tan θ2 बराबर m2, सही बात है। चलिए, ये एक ट्राइंगल है, इसको A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, और ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल θ1 प्लस थीटा। तो थीटा कौन हुआ? θ2 माइनस θ1। तो tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 θ1, जो भी उल्टा सीधा है। बन गया? आ गया फॉर्मूला, बन गया, सिंपल। सिर्फ एक चीज आप जो पाएंगे मार्केट में वो ये है, दो लाइंस के बीच के एंगल की बात करी जा रही है। दो लाइंस के बीच में अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, इफ टू लाइंस आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच में दो तरह के एंगल पाए जाते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। ठीक है, एक अगर थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है, एक अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 150 डिग्री है। ये भी तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है भाई। इस लाइन को बोलोगे, इस एंगल को बोलोगे पाई माइनस थीटा। क्या अगर इस एंगल की जगह ये वाला एंगल निकाला जाए तो इसमें सिर्फ माइनस वर्ग अंतर आएगा बस, क्योंकि tan 30 और tan 150 में एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम होती है, सिर्फ +1/√3 माइनस 1/√3 का ही अंतर आता है। तो इसके आगे एक माइनस साइन आएगा, बस इतना से अंतर आएगा, यानी कि ये m1 माइनस m2 हो जाएगा m2 माइनस m1 की जगह। समझ रहे हो क्या? लोगों ने सीधी सीधी सी बात एक सस्ते शब्दों में कही कि भाड़ में जाए m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1, अप्लाई मॉडुलस, सिंपल। मॉड लगा दीजिए फॉर्मूले पे। मॉड क्यों लगाया गया है? क्योंकि अनलेस until specified in the question, we always compute acute angle between two lines. Here theta is the acute angle between L1 and L2. दो लाइन जिनके स्लोप m1 और m2 दिए गए हैं, उनके बीच में जब तक पूछा ना जाए तब तक एक्यूट एंगल ही आंसर में दिया जाता है। सही है? नोट खींचो उधर से भाई। नोट फर्स्ट, देखो भाई, इफ m1 इज इक्वल टू m2
अगर m1 और m2 बराबर हो गए तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई भाई इस फॉर्मूले से? कितनी हुई? 0। इंप्लाइज थीटा बराबर 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। यानी कि थीटा 0, इसका मतलब L1 और L2 के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। इन सच सिचुएशन L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। ये सब एसटीडी है, जितनी भी हम लोग लिखाने वाले हैं ना, अभी जितने भी नोट हम लिखाएंगे सब एसटीडी है। स्ट्रिक्ट दिमाग रटे होने चाहिए, बिल्कुल बुरी तरीके से जहन में बच जाने चाहिए। अगर किन्हीं दो लाइंस के स्लोप बराबर है तो वो लाइंस पैरेलल होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर हो, दोनों एक ही बात है। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, if m1 m2 is equals to -1, यानी कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर -1, यानी कि ठीक है, tan थीटा 1 बराबर माइनस कॉट थीटा 2 विच इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा 2 है। जानबूझ के अलग तरीके से बता रहा हूं, बुक में देखोगे अलग मिलेगा। हाँ तो ठीक है, सोच है, तो ये सब तो सोच है भाई। थीटा 1 माइनस थीटा 2 विच इज एक्चुअली एंगल बिटवीन टू लाइंस। और मास्टर यहाँ तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 था, फिर वही वाली बात। आप नहीं, ये नहीं, मॉड नहीं, आप थीटा 1 किसे मान रहे हो, थीटा 2 किसे मान रहे हो, तो आपकी इच्छा है ना भाई। मैंने बढ़के वाले को थीटा 2 माना, इसलिए मैंने यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखा। अगर मैं बढ़के वाले को थीटा 1 मानता तो मैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखता। मुद्दे की बात क्या है? डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सही है, दो एंगल्स के बीच का। अगर मैं आपको 2 और 5 दो नंबर से इनके बीच का डिफरेंस पूछूं 3 है, 5 और 2 का पूछूंगा तो भी 3 है। डिफरेंस होता है भाई। डिफरेंस मतलब बढ़के में से छुटके को सब्ट्रैक्ट करना। थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई? 90, विच वाज क्या था? ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, यही तो था। अगर मैं इनकी फोटो बनाता हूँ, लो साहब ऐसी क्या बात है, फोटो बनाओ। एक एंगल, एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन इस तरह की होगी। ये मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। व्हाट इज थीटा 1? 90 प्लस थीटा 2, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 90। implies L1 is perpendicular to L2। दो कंडीशंस आ गई। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1 or their slopes are negative reciprocal of each other। Their slopes are negative reciprocal of each other। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब एक का स्लोप अगर हाफ है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2 होगा। रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दो आगे। इस चीज का इस्तेमाल मार्केट में कैसे किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही भाई, मार्केट में कैसे यूज होगी चीज, ये बता दो। ठीक है, आज मैं आपको एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन सिर्फ उस तरीके से करवा रहा हूं जिस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का भी एडवांस वर्जन देखेंगे, जो मतलब थोड़े अजीबोगरीब चीजें हैं, है ना, वो बाद में बात। अभी तो सिर्फ किताब वाली बात, जितनी R.D. शर्मा ने सिखाया उतना मस्त एकदम, बिल्कुल काम की चीजें सारी। ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, hence A part, a line
पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. A line parallel to ax plus by plus c is equals to 0 may be assumed as ax plus by is equals to lambda. ये होने को दो दो कौड़ी की चीजें हैं. अभी आपने बोला दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप कैसे होंगे? बराबर होंगे. सही है. अगर मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन बनानी है तो ओपीडी इस लाइन का स्लोप कितना होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी का माइनस ए वाई बी. ऐसा तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप भी कितना होगा? माइनस ए बाई बी. तो माइनस ए बाई बी स्लोप की लाइन सोचना. उल्टी हो गई ना बात. ही तो एक तो लाइन देख के स्लोप देखना बताना और एक स्लोप पता हो और उससे लाइन बनाना. ठीक है. ये जो उल्टा सोच रहे हैं अगर हम तो थोड़ा सा दुनिया से फास्ट कर रहे हैं. मैंने अगर कभी आपको बोला कि यार देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा. एक्सरसाइज 5 आप लोग कर चुके हैं एस एल लोनी की. अगर आपने ईमानदारी से करी है तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लगेगा. मैंने आपको एक पॉइंट दिया 2,4. मैंने आपको एक पॉइंट दिया 2,4 और एक लाइन दी. उसका मतलब एक लाइन बनानी 2,4 से पास होने वाली जिसका स्लोप -½ ठीक है. एक आम आदमी है वो इसे ऐसे करेगा y -4 इज इक्वल टू -½ टाइम्स x -2. ठीक है. यही करेगा सब हर आदमी. मैं भी यही करूंगा भाई. मैं गरीब होता था लेकिन आज मैं अमीर हो गया. मुझे चीजें एक दो स्टेप आगे दिखने लगी तो मैं उस लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा. देखो छोटा सा ही फर्क है लेकिन टाइम सेविंग है. आई विल राइट x प्लस 2y. मुझे विश्वास है इस लाइन का स्लोप -½ है. ठीक. इज इक्वल टू सी लिख दूंगा जनरल लाइन बन जाएगी. लेकिन मुझे इसे 2,4 से पास करानी है. मुझे इसे 2,4 से पास कर. ठोक दो साला. हटा 10 आ गया. हटा दिस इज द लाइन. टाइम सेव हुआ ना. क्रांतिकारी काम नहीं करा भाई लेकिन टाइम सेव हुआ. सही है. वही काम यहाँ पे. मुझे इस लाइन के पैरेलल. अब पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन निकलवाने का लॉजिक उस क्वेश्चन बनाने वाले का सिर्फ इतना है कि उसने आपको स्लोप दे दिया भाई. 50% काम तो कर दिया ना उसने. उसने क्या बोला? इसके पैरेलल बनानी है तो इसका स्लोप -a/b है तो मेरी इस लाइन का स्लोप भी कितना होना चाहिए? -a/b. तो मैं आज इस काबिल हूं कि -a/b स्लोप वाली लाइन डायरेक्टली लिख पाता हूं. ax प्लस बी वाई. ये स्टार्टिंग तो यही है. लैम्बडा अननोन है. क्यों? क्योंकि आपने मुझे एक चीज दी थी तो एक अननोन तो बचेगा. कुल मिला के लाइन के इक्वेशन 2 अननोन होते हैं. अगर आप मुझे एक कंडीशन दोगे दूसरा बचेगा. आप मुझे पॉइंट दे दो या किसी भी तरीके से एक वो दे दो उसकी कंडीशन तो मेरे को लैम्बडा मिल जाएगा. क्लियर है? ठीक है. सेकंड बी पार्ट. अ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 मे बी ऐसे लिख सकते हैं ना. हमें पता है वही लिखना है. मे बी अज्यूम्ड एज. अब इसके परपेंडिकुलर लाइन बताया कोई क्या लिख सकता हूं? मजा नहीं आ रहा. कोई bx प्लस ए वाई बोल रहा है. कोई ax माइनस बी वाई बोल रहा है. bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू म्यू. लैम्बडा नहीं लिख रहे. फिर वो लोग बोलते हैं और चलो ऊपर वाला लैम्बडा और ये लैम्बडा सेम है क्या? फिर अजीबोगरीब सी बातें करने लग जाते हैं लोग बाग. इधर लैम्बडा एक कांस्टेंट ले लिया इधर कोई दूसरा कांस्टेंट ले लिया. अच्छा ये bx माइनस ए वाई कहां से आया? कैसे सोचा आपने? अरे क्या कैसे सोचा? इसका स्लोप कितना है? -a/b. -a/b के अंदर किसी स्लोप के प्रोडक्ट के बाद -1 आना चाहिए. दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी? जब उनके प्रोडक्ट का जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा. तो एक का तो पता था दूसरे का m मान लिया तो m की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो. b/a. अजी साहब मैं ये कह रहा हूं अगर आपके सामने लाइन लिखी पड़ी हो और उसका स्लोप आप पढ़ पा रहे हो ठीक है तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है. अगर आपको स्लोप दिया गया है और उससे अगर आप लाइन सोच पा रहे हो तो आपने एबनॉर्मल काम किया. मैं सोच सकता हूँ इतना मुश्किल काम थोड़ी भाई. bx माइनस ए वाई एक ऐसी लाइन होगी. bx माइनस ए वाई टाइप्स की एक ऐसी लाइन होगी जिसका स्लोप b/a होगा. नहीं समझ में आ रहा क्या? बाकी तो कांस्टेंट भर का अंतर आएगा. कांस्टेंट के लिए आपको मुझे एक कंडीशन और देनी पड़ेगी. क्लियर?
क्लियर? नॉर्मली आप किताब पढ़ेंगे, मैं ये सजेस्ट करता हूं अक्सर कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको साथ साथ में आर डी शर्मा जैसी बेसिक टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, आर डी शर्मा इज कंसिडर्ड टू बी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब जिसमें थ्योरी फुल मात्रा में लिखी हुई है, जबरदस्त तरीके से, मतलब डिटेल्ड थ्योरी है जिसके अंदर, बहुत बढ़िया। तो आपको उनके अंदर से इन चीज़ों को रिव्यू करते रहना चाहिए। जो मास्टर इंग्लिश में बोल रहा है या हिंदी में बोल रहा है, वो चीज़ें अगर हमारे माइंड से स्किप हो जाती है तो उसके अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अक्सर बुक्स के अंदर ये दो चीज़ें लिखी रहती है, प्रूफ अलग होते हैं। मैंने जानबूझ के इस तरीके से प्रूफ कराया। क्यों प्रूफ कराया? क्योंकि मैं 2 और लिखूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर की कंडीशन ये ऑब्जर्व करी लोगों ने, इफ m1 प्लस m2 बराबर 0, तो वो इन प्रूफ से लॉजिक समझ में आ जाता है उनका। ये जो प्रूफ लिखे ना हमने, m1 प्लस m2 बराबर 0, या m1 को क्या लिखूंगा, tan θ1 इज इक्वल टू माइनस tan θ2। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अच्छा, माइनस tan θ2 को लिख सकता हूं tan पाई प्लस θ2 तो नहीं लिख सकता, पाई माइनस θ2 लिख सकता, पाई माइनस नहीं लिख सकता, पाई माइनस θ2, यानी कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना, पाई। अरे किसी को तो समझ में आ रहा होगा भाई, θ1 प्लस θ2 बराबर पाई, implies lines L1 and L2 makes supplementary angles. Lines L1 and L2 make supplementary angles. Oops, with x-axis. फोटो लगभग ऐसी बनेगी, देखो। इसको मान लेते θ2, इसे मान लेते θ1 विच इज पाई माइनस θ2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। θ1 में लाया हूं पाई माइनस θ2 है। θ1 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 150 डिग्री है भाई। नहीं समझ रहे? अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, सपोज करो इस वाली लाइन की, इसकी वैल्यू मतलब इस इंक्लिनेशन की, इस लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना हुआ यार? रेस्पॉन्स दोगे तो सीख जाओगे यहीं पे, 1/√3। और इसका 150 हुआ तो इसका स्लोप कितना हुआ? -1/√3। तो ऐसे केस में इनका स्लोप क्या हुआ? स्लोप का सम 0। स्लोप का सम अगर 0 है तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से सप्लीमेंट्री एंगल बना रही, ठीक है। अच्छा, अगर ये पाई माइनस θ2 है तो ये एंगल कितना है? θ2। उसका मेजरमेंट माइनस θ2 है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मेजरमेंट, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द एंगल। एंगल और मेजरमेंट अलग अलग चीजें होती है। एंगल दो लाइन के बीच में, अगर 30 डिग्री एंगल है तो ये नहीं बताया गया कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है कि क्लॉकवाइज मेजर किया ना, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मेजरमेंट की बात नहीं हुई। दो लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री, इसका चंदा रख के देखा 30 डिग्री आया। अब वो चंदा चाहे L1 पे रखो चाहे L2 पे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 डिग्री 30 डिग्री इट्स एन एंगल, ठीक है। तो इस केस में एक बात और कही जा सकती है, हैशटैग ये एंगल θ2 है भाई, है। ये लाइन मान लो L2 है, सपोज ये θ1 था ना इसका, तो इसको L1 मान लो, और ये लाइन इसका इंक्लिनेशन θ2 है तो इसे L2 मान लो। अच्छा, L2 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा। L1 एक्स एक्सिस से θ1 एंगल, जिसे इंक्लिनेशन बोलते हैं आप, दिस इज इंक्लिनेशन। अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस भी एक लाइन है भाई, एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज अ line. What is the angle between
व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड L1? थीटा टू ऑल्सो, थीटा टू ऑल्सो भाई, ठीक है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड L2? इट्स थीटा टू. पाई माइनस थीटा टू भी है, ये वाला, वो भी एक्स एक्सिस और इसके बीच का एंगल ही है भाई. दोनों दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक्यूट दिया जाता है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एंगल, जो एंगल पूछा जाता है, दैट विल बी गिवन एज एक्यूट एंगल. ठीक है, तो मैं इसमें ये बहुत आराम से लिख सकता हूं. यहाँ पे सेकंड लाइन, बोथ द लाइंस मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस. बोथ द लाइंस मेक इक्वल एंगल्स विथ एक्स एक्सिस. दोनों लाइनें एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रही है. बोल सकता हूं क्या? अच्छा, एक चीज और बोल सकता हूं, #3. वाई 3? बिकॉज लास्ट वन वाला 2. वाई 2? क्योंकि उससे पिछला वाला बस 1. हाँ एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन और किया मैंने, हालांकि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े हो जाएंगे तब काम आएगा, बट ठीक है, एक बार अभी देख ले लगे हाथ. दो लाइंस के स्लोप का सम अगर 0 है तो देखा गया कि वो एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है ना. ये एंगल थीटा टू, ये एंगल थीटा टू बराबर है. एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा है. अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर निकालता हूं इन दो लाइंस के, हैं, ये जो दो लाइंस है L1 और L2, इनके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे. ठीक है, एक तो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होंगे ऐसे, और एक इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होंगे. है, बनाऊं, कोशिश करूं? चलो ठीक है. स्टोरी क्या है? स्टोरी क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर तब कहलाएगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो. है, ये भाई बराबर, थीटा टू और थीटा टू. अरे बराबर थे, ये वही थीटा टू, ये थीटा टू और थीटा टू. इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो बनेगी वो किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के. है, इन दिस केस एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2. बड़े हो जाएंगे तो ये और अच्छी क्लियर हो जाएगी चीज जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे. इन दिस केस एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2 आर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस. AX ES लिखने लग गया, देखो मैं. क्या फायदा हुआ, तुम IAS लिख रहे हो, सिखा के खुद गलत कर रहे हो. हाँ भाई, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो बचता है, एंड दैट इज 4th. किताबों में नॉर्मली आपको दो ही मिलते हैं, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का. एक हमने एक्स्ट्रा बनाया जब लाइंस एक्स एक्सिस से सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है. एक और M1 इंटू M2 बराबर +1. अगर ये +1 है तो tan θ1 किसके बराबर है भाई? cot θ2. प्लस हो गया ना, ये वाला, ये -cot θ2 ये था, प्लस cot θ2 आ गया. समझ रहे हो? प्लस cot θ2 को लिखूंगा tan 90 - θ2. अरे उधर प्लस लिखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट भेजना था, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट tan 90 - θ2, यानी कि θ1 = 90 - θ2, यानी कि θ1 + θ2 बराबर π/2. इसका मतलब क्या हुआ? अरे भैया, दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट. लाइंस L1 एंड L2 मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विथ एक्स एक्सिस. ये बहुत काम की चीज है भाई. देखो, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बोला था
कि मैं तो लाइन की इक्वेशन जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ ना, मैंने इस लाइन की इक्वेशन को पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या दी होगी, स्ट्रेट लाइन दी होगी और क्या दी होगी, मान लो 3-4 स्ट्रेट लाइंस दिए किसी क्वेश्चन के अंदर, तो लाइन देखते देखते मेरे माइंड में ट्रेस होने लग जाता है उसका स्लोप, लिख भी लेना चाहिए उसकी बाजू में, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं ना उसके बाजू में स्लोप लिख लिया भाई। अब 2-3 स्लोप आ गए मेरे पास, उन 2-3 स्लोप्स में आपसी रिश्ते आपस में खटखट दिखने चाहिए, खटखट, कि कहीं इन चारों में से कोई रिश्ता तो नहीं पाया जा रहा। ठीक है, ये रिश्ता जैसा कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब अगर मैं इसकी लाइन बनाने की कोशिश करूं तो इसकी लाइन लगभग ऐसी बनेगी, देखो एक 30 डिग्री बना रही है तो दूसरा कितना बना रही होगी, 60 डिग्री। अगर ये θ1 है तो ये 90 माइनस θ1 है भाई, है। ऐसे में क्या होगा, अगर ये 30 डिग्री बना रही है इसका स्लोप 1/√3, तो ये 60 डिग्री बनाएगी तो इसका स्लोप √3 होगा, प्रोडक्ट 1 होगा इस केस। ठीक है, लेकिन उल्टा सोचना, अरे भैया सीधा कोई नहीं पूछता यार, सीधा कोई नहीं पूछेगा कि दो लाइन्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन है, इतना तो आज तक ही नहीं पूछा किसी ने। वो तो क्या लाइन दे दी उसने, तो अब आपका माइंड कितना चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लो एक लाइन दे दी उसने 4x माइनस 3y प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन दे दी 3x माइनस 4y प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपका ब्रेन है जो आप इस बात को सोच पा रहे हैं कि इसका स्लोप 4/3 है, इसका स्लोप 3/4 है, प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है नहीं कि tan की किसकी वैल्यू 3/4 होती है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे इस बात से क्या लेन देना है, समझ नहीं रहे। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, किस बात से, कि इनके ये मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, मुझे इस बात से मतलब है कि अगर इसने अल्फा बनाया तो इसने 90 माइनस अल्फा बनाया, भाई बात खत्म। ठीक है, अच्छा किसी ने पूछा भैया इसका यूज क्या होगा, पूछ लेते हैं लोग बात, क्या इसका यूज क्या होगा। मैं एक फाड़ू यूज तो अभी बता देता हूँ, अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, पहली बार ही बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अभी जस्ट आया ही है, कि अगर ऐसा है ये θ1 और ये 90 माइनस θ1 है, इसे थोड़ी देर के लिए θ2 मान लेता हूँ, है। इनके एंगल बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं एक बार, बड़े ही खूबसूरत बनते हैं इनके एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ओपीडी, जो एंगल को बाइसेक्ट करे, बेस्ट डेफिनेशन, जो एंगल को बाइसेक्ट करे, बिल्कुल सही बात। तो ये एक एंगल है, अच्छा ये एंगल और ये एंगल, इनके बाइसेक्टर सेम होंगे, एंगल भले ही तुम अलग बोलो चाहे जो बोलो, बट इनके बाइसेक्टर सेम होंगे। क्लियर है, चलो बना देता हूं। ओके चलिए साहब, ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो ये एंगल थीटा, ये कुछ डिसाइड हो रहा है, मतलब उम्मीद है कि नहीं है, अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आप लोग डिसाइड कर लो, फिर मैं तो लिख ही दूंगा। हो गया, डिसाइड हो गया ना, चलो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बस, अरे मैं लिख रहा हूँ बस, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। थीटा बराबर θ1, ओए थीटा बराबर नहीं, सॉरी अल्फा बराबर अल्फा बराबर θ1 प्लस थीटा। कोई दिक्कत, हम तो मर गए सनम टाइप्स, कुछ हो गया, नहीं चल पा रहा, सांस नहीं आ रही, जल्दी बोलो, चलो इज इक्वल टू, यार सोच लेने दो भैया, मैं देखो मैं तुम्हारे जितना फास्ट नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ वास्तव, तुम्हें इसीलिए मैंने खुला मौका दिया था, मैं गरीब आदमी हूँ भाई बहुत। इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो उससे भी ये निकाला जा सकता है, यानी कि θ2 माइनस थीटा। है इससे तो कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, लेकिन वही चीज तो अपन पहले लिख देते हैं, ये लिखना था कि इन दोनों के बीच का एंगल, तो वो तो अपन कब पे निकालते हैं। इससे तो ये आया 2θ बराबर θ2 माइनस θ1, ये तो हम पहले ही पता था, कौन झंडे गाड़ लिए हमने, लेकिन इससे एक और चीज आनी चाहिए थी, θ1 प्लस θ2 बराबर 90,
ये भी पता था, ये तुम्हें याद नहीं है, भूल गए तुम लोग, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी भी गेल से पेस्टरबाजी कर रहे हो तुम। मैंने पता एक दिन पता नहीं मेरे को क्या सूझी, मुझे भी नहीं पता मेरे को क्या सूझी, और मैंने इन्हें सबट्रैक्ट कर दिया। नहीं आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैंने इन्हें सबट्रैक्ट किया। ओए गेल से पे रुक जा। इसमें से इसे सबट्रैक्ट किया मैंने, कर दूं? थोड़ा उल्टा सबट्रैक्शन है, लिंक कर सकता हूँ ऐसे, उल्टा सबट्रैक्शन है, क्रांतिकारी चीज बता रहा हूँ, आज तक बताई नहीं गई मार्केट में कहीं। इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर दिया तो π/2 - 2 थीटा, कुछ बजने की आवाज आई, ये इधर आ जाए, ये 2 इधर आ जाए, 4, थीटा प्लस θ1 बराबर π/4। हु वाज थीटा प्लस θ1? अल्फा। ओ माय गॉड मैन। अच्छा, इन दिस केस जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एक एंगल बाइसेक्टर का स्लोप तो होगा +1, दूसरा दहेज में आता है भाई। दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना वो क्या है, वो दहेज में आता है, परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा। एक एंगल बाइसेक्टर अगर आपको मिल गया +1 स्लोप का, तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर हुआ -1 स्लोप। लोग बड़े ही गुस्सा हो गए उस दिन, अरे यार ऐसे कैसे तुमने साले पढ़ाया है नहीं, तुमने यूज कर लिया क्या कि दो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे। तो ले भाई परेशान क्यों हो रहा है, ये लाइन L1 ये लाइन L2, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अरे ये तो बचपन की चीज है, आज के पाप थोड़ी है। एक ट्रायंगल में भी तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। कि यार तूने तो पहले से 90 बनाया, अरे मैं प्रूव करूंगा भाई, सबर हो। तूने तो पहले से 90 बना लिए, मुझे पता है ना 90 होते हैं भाई, इसलिए 90 बनाया। हाँ तो भाई ये अल्फा ये अल्फा, ये वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से अल्फा अल्फा, ये थीटा कि थीटा अभी तो एंगल बाइसेक्टर तो है भाई, तो बराबर तो बांटेगा। वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये थीटा और ये थीटा, सही है। अब इन सब का सम 4 अल्फा + 4 थीटा बराबर 2 पाई, मानते हो नहीं मानते? तो अल्फा + थीटा बराबर π/2। तो हम तो यही तो कह रहे थे ये 90 है। इतना ही कहा था ना हमने तो, 2 एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर एक एंगल बाइसेक्टर मिल गया मेरे को +1 स्लोप का, तो दूसरा तो भैया -1 स्लोप का है 100%। समझ गए? तो मेरे को एक सिचुएशन और मिल गई बढ़िया, जब लाइंस एक्स एक्सिस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाती है तो उनके एंगल बाइसेक्टर +1 और -1 स्लोप के होते हैं। मत करो, लिख लो अपने शब्दों में। मैं इसके शब्द बना नहीं सकता क्योंकि अभी भी बनाना खुद, तो शब्द बनने में टाइम लगेगा अभी। प्रोसेसिंग में टाइम लगता है भाई। हाँ तुम बना लो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, मेरे को टाइम लगेगा। क्या लिखना है? बताया ना मैंने, दो लाइंस जो एक्स एक्सिस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाती है उनके एंगल बाइसेक्टर +1 और -1 स्लोप के होते हैं। क्वेश्चन, based on angle between two straight lines. देखो साहब, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का जो कंसेप्ट है उसमें क्या लोबा यूज़ करते हैं, उसमें एक लाइन दे देंगे आपको, ठीक है, उससे उसकी हेल्प से आप दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं विद सम गिवन कंडीशन। वो कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है। चार तो यहाँ पे लिखाई दी गई जो स्टैंडर्ड है, कौन सी? अगर वो दी गई लाइन के पैरेलल है, वो दी गई लाइन से परपेंडिकुलर है, वो दी गई लाइन के कंपैरिजन में एक्स एक्सिस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल बना रही, इतनी चीज़ें अगर दी गई है तो उसमें मेरे को क्या होता है, स्लोप मुझे डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर मुझे एक लाइन गिवन है और दूसरी उसकी पैरेलल लाइन बनानी है तो स्लोप मुझे डायरेक्टली मिल गया, परपेंडिकुलर बनानी डायरेक्टली मिल गया। इन सब चारों केसेस में तो मुझे डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं जिसमें डायरेक्टली मिल रहा है, इसके लिए तो आप रेफर एस लो नहीं, ठीक है। उसमें आपको खूब मिलेंगे ढेर, ऐसे एक दो नहीं ढेर क्वेश्चन। नहीं मिलेंगे तो अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं सॉल्व होंगे तो। लेकिन वो खुद से नहीं कराऊंगा। अपन कैसा करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2,
equation of line passing through 1 comma 2 and making an angle of 45 degree with the line 2x plus 3y is equals to 10. 2x plus 3y is equals to 10. शुरुआत में जब आप छोटे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में, जैसा मैं किया करता था, मैं क्या है कि जब मैं गरीब था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है, फालतू बैठे रहो, उससे अच्छा तो कोई टाइम पास करो ना। टाइम पास करने का सबसे बढ़िया तरीका उसकी फोटो बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन चाहता क्या है। फोटो बनाने से क्या है, कई बार फील आने लग जाती है, ठीक है। बाकी तो बड़े होने पे डिपेंड करता है सब कुछ, आप जितने बड़े हो उतनी फीलिंग बढ़ती जाएगी। लो साहब, एक लाइन गिवन है, इस लाइन को नाम दे दिया एल, टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं, कोई लेना एक ना देना। दो इस लाइन का स्लोप भी लिख दिया -2/3। बेसिकली हम अपनी पूरी नॉलेज जितनी भी हमें पता है ना, वो सब उड़ेल रहे हैं इसके ऊपर। अब इस दुनिया के अंदर क्या है, कहीं भी ना कहीं 1,2 नाम का पॉइंट है, ऐसा बताया रखा है 1,2 करके एक पॉइंट है भाई। ये लो, यहां से एक लाइन ऐसी जानी है जो इस दी हुई लाइन से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। मैं अपनी लाइन, इसे मैंने नाम दिया अपनी लाइन, इसका स्लोप मान लिया m। क्या करना है, जल्दी बोलो, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? वाओ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, m फाइंड आउट करना है। गेल सिप्या ओ सॉरी, m नहीं, मतलब लाइन फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, m फाइंड आउट करना है। m क्या फाइंड आउट करना है, m। अरे भैया, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पैरामीटर चाहिए, ठीक है। जिस दिन से फॉर्म पढ़ाई उसी दिन से बोल दिया गया पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे तगड़ी होती है। पॉइंट मुझे पहले से दिया गया है, अगर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया मेरा काम हो गया। मैंने स्लोप कितना माना था, एम को निकालने के लिए उसको उस क्वेश्चन के द्वारा एक कंडीशन दी गई होगी पक्का, दी है 45 डिग्री एंगल है, तो tan 45 बराबर फॉर्मूला मॉड m1 माइनस m2 मॉड m1 माइनस m2, नहीं आ रहा समझ है, अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, लेकिन ये -2m/3 समझ रहे हैं। tan 45 की वैल्यू 1, मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया, 3m + 2 = ±3 - 2m। कुछ नहीं समझ आ रहा, पक्का? ओ गेल सिपे समझ रहा है? एक बार प्लस साइन लीजिए, प्लस साइन लोगे तो m की वैल्यू आएगी 1/5, दूसरी आएगी -5। एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया। उस दिन की बात है, लोगों ने हमसे पूछा कि यार ये तो समझाओ कि 2 क्यों आई, तो हमने बड़ी गंभीरता से समझाया उन्हें कि देख भाई, एक लाइन ऐसी भी बनेगी जो 45 डिग्री बना रही है। इस 1,2 से 2 लाइन्स बन सकती है जो दी हुई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फिर नेचुरल से सवाल आने लगे, कैसे, क्या हर एंगल बनाने वाली 2 लाइन्स होंगी? आंसर 1,2 से पास होने वाली है ना, इस लाइन से यानी कि दी गई लाइन L से किसी भी एंगल बनाने वाली 2 लाइन्स होंगी। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। किस केस में एक होगी? 90 डिग्री, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। सही है? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, देखो किसी को सुनना ही नहीं चाह रहा कोई, फिर से सुन लो वापस, फिर से सुन लो वापस। इस 1,2 से पास होने वाली, 1,2 से कितनी लाइंस पास होंगी? इनफाइनाइट, ठीक है। वो हर लाइन इस L के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ किसी भी एंगल को बनाने वाली 2 लाइन्स होंगी, किसी भी एंगल। 30 डिग्री बनाने वाली भी 2 होती, एक इस साइड बनती है, एक इस साइड बनती, ठीक है। तो लोगों ने पूछा कि हर एंगल बनाने वाली 2 लाइन्स होगी, तो हमने बोला नहीं ना, ठीक है। मार्केट ने जवाब दिया 2 लाइन्स ऐसी हैं, 2 एंगल्स ऐसे हैं, 90 डिग्री और 0 डिग्री, 180 नहीं 0 डिग्री, 90 डिग्री और
0 डिग्री, जो कि जिनके करस्पॉन्डिंग एक ही लाइन आएगी, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर है। फिर मास्टर ने पूछा एक सवाल, वापस उल्टा सवाल, सवाल पे सवाल, क्या 2 ही हैं जिनके लिए यूनिक लाइन है? क्या 2 ही एंगल ऐसे हैं जिनके लिए यूनिक लाइन है, बाकी हर एंगल के लिए 2-2 लाइनें आएगी? ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है, सिंपल ट्रू फॉल्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर इज नॉट ऑलवेज इनोसेंट, समटाइम्स ही इज ड्रामेटिक एज वेल। क्या ट्रू? 2 ही है, 2 ही है। मुझे लगा था आपको ज्यादा मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा तो आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फंस जाओगे, बट आप फंसे ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला मतलब इस लाइन, अगर ये एंगल ये एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बना रही है तो 90 माइनस थीटा वाली एक लाइन होगी, लेकिन एक नहीं होगी, उसके करस्पॉन्डिंग में 2 आएंगे। अरे वो इसके साथ भी तो कोई ना कोई एंगल बना रही होगी, ठीक है, सही है, गुड। चलिए तो अच्छा 45 डिग्री पे ही, चलो अब आगे तो कंफ्यूजन की बात आ जाएगी। ये हो गया है। अच्छा इस केस में एक ऑब्जर्वेशन वाली बात थी, क्या? जो मेरी लाइंस आई हैं, मेरी तो लाइन थोड़ी आई, लाइंस आई, लाइन थोड़ी आई, मेरी तो लाइंस आई हैं। मेरी जो लाइंस है वो गिवन लाइन के साथ एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब कर रही है, या फॉर्म कर रही है, सॉरी नॉट इंस्क्राइब कर रही, फॉर्म कर रही है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड विथ द गिवन लाइन एंड माई लाइन्स। माई लाइन्स मतलब जो मैं आंसर में लेके आया हूं। कोई दिक्कत है? जब हम बड़े हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में बड़े होने वाले हैं, अभी जस्ट बस ये हुए बड़े, इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी पूछा जा सकता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, सही बता, अभी पूछ लेंगे, अभी थोड़ी देर में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाए मार्केट में, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बात हुई मास्टर के कराने वाले क्वेश्चन की। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -2, -7, -2, -7, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 विथ 4x + 3y = 3। 4x + 3y = 3। समझ रहे हैं क्वेश्चन? समझे? एक लाइन दी है, इससे एक फिक्स दिए गए एंगल पे बनने वाली, जो कि -2, -7 से पास होती। ये पॉइंट का रोल तो लास्ट में आता है। सबसे पहले क्या निकालना है? स्लोप निकालना है भाई। इसका स्लोप पता है मुझे, -4/3 है। आप तो सिर्फ फॉर्मूला लगाइए और चुप रहिएगा एकदम, बिल्कुल हल्ला मत करिएगा। आंसर निकालने के बाद कोई चिल्लाएगा नहीं। एक ही स्लोप दे रखा है ना, एक ही दे रखा है ना भैया, -4/3। ये -4/3 लाइन का स्लोप गिवन है। मुझे एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इससे tan इनवर्स 3/4 बना रही है एंगल। तो मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है ना, अब सुन ही नहीं रहा कोई। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। बेले जी कहां तक पहुंचे आप? मंकी की इक्वेशन बना ली? हर्षव जी क्या लिखना है? m + 4/3 अपॉन 1 - 4m/3। अब +- 3/4 = मॉड तो हटा दिया,
3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m। वो 3 एलसीएम लेके ऊपर नीचे से काट दिया। अब एक बार प्लस साइन लो, तो प्लस साइन लेने के बाद सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हल्ला मत करो। प्लस साइन 9 माइनस 12m इज इक्वल टू 12m है प्लस 16। तो ये आ गया m इज इक्वल टू माइनस 7/24। एक बार माइनस साइन लिया, तो बनेगा माइनस 9 प्लस 12m इज इक्वल टू 12m प्लस 16। बाजे जनता खुश। किस बात के लिए? कि मंकी नहीं आया, कि मंकी नहीं आया। आज हम एक कसम खाते हैं, हम जिसे निकाल रहे हैं हम उसे नहीं बजाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर बजाएंगे तो फिर क्या जिंदा रहना पड़ेगा। बजा दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप बजा दो, लेकिन उसके बाद देखो क्या बचा। -9 बराबर 16। बोलो खुश की दुखी? जल्दी बोलो फटाफट। खुश की दुखी? सिंस इट इज दुखी, यानी क्या मतलब? वो मंकी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई मंकी एग्जिस्ट नहीं करता जो इन्हें बराबर बना सके। मंकी को तो आपने काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मंकी आपको निकालना था, ये भी तो याद करो। आपको मंकी की वैल्यू निकालनी थी, सही, आपने बजा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बजने के बाद तो खुशियां बिखेर के गया ना? उसने तो सड़ा दिया पूरे मार्केट को। व्हाट इज दिस मैन? इट्स नॉनसेंस। समझ रहे हैं क्या? यानी कि मंकी डज नॉट एग्जिस्ट। ओहो, है मंकी एग्जिस्ट नहीं करता, आई डोंट केयर। लाइन एग्जिस्ट करती है। मंकी एग्जिस्ट नहीं करे, खुशी की बात नहीं है साहब, लाइन एग्जिस्ट करती है। इसका तो सब बना देंगे। तुमने कौन से झंडे गाड़े इसको क्वेश्चन सॉल्व करके? -7/24। अगर ये वाली चीज आपको समझ में आई तो मेन बात है। मंकी एग्जिस्ट नहीं करता। अब लोगों को एक समस्या आने लगी। लोग क्या है, उस समय छोटे थे, हैं? सीमा पेश करते हैं, दिल पे पत्थर रखो सेक्शन। दिल पे पत्थर रख के हम इसका आंसर ले आएंगे। कुछ देर के लिए रखेंगे दिल पे पत्थर, उसमें तो आंसर लिखना है डायरेक्ट भाई। मंकी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग पागलों की तरह एकदम बिल्कुल त्राहिमाम मच गया हर जगह, है? खून खराब मच रहा था, लोग एक दूसरे को काटे जा रहे थे कि साला मंकी आया नहीं, कैसे निकालेंगे लाइन, कैसे निकालेंगे, मंकी नहीं है लाइन कैसे निकालेंगे। हमने बोला देखो सब्र रखो, नहीं लाया ना मंकी, कोई बात नहीं। क्या होता है? y - y1 y + 7 बराबर मंकी टाइम्स मंकी। नहीं लिख रहे, मंकी नहीं लिखना ना, मंकी है ही नहीं, लिखे कद्दू, ठीक है? नहीं लिखा। इक्वल्स टू x - x1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब मंकी नहीं है, ये नहीं है मंकी। 1/0 दिल में पत्थर रखो सेक्शन। इट्स नॉट डिफाइन, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया कितने दिल में पत्थर? बहुत सारे दिल में पत्थर रख दिए हमने। जुड़ूस x + 2 = 0। दिस इज द आंसर। x = -2, दिस इज द आंसर, ठीक है? ये बीच की 2 स्टेप काल्पनिक है, इन्हें पर्दे पे लिख के नहीं बताया जा सकता। मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने लिख के बताया है। आप कॉपी में नहीं लिख सकते, आग लगाई जा सकती है कॉपी को। डायरेक्ट आंसर x = -2। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस तो आने वाली है ही लाइन, ठीक है? देखो होगी हमेशा 2, सही है? होगी हमेशा 2, हर एंगल बनाने वाली, 90 और 0 को छोड़ के। वो बात हम कर चुके, ठीक है? अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी तो अलग बात है। लेकिन अब क्या है? ये तो हो गया, 2 लाइन आनी थी, इसे 2 आ गई, है ना? अब ये तो क्या क्लास इलस्ट्रेशन में पढ़ा देते हैं लोग बाग, फिर टेस्ट में क्या काट देते हैं। फिर यहां तो पढ़ा दिया मास्टर ने, बेटा 2 आएगी, हमेशा 2 आएगी, 2 आएगी, दूसरी ला, तो 1 ले आया, गलत बात है, वेरी बैड। फिर टेस्ट में क्या होता है? 1 आती है, बड़े दुखी हो जाते हैं फिर हम। व्हाट इज दिस मैन? सर मास्टर में 2 आएगी, 1 आई, क्यों? क्या कभी 45 डिग्री बनाने वाली लाइन, सोचो एक चीज, बहुत प्यारी चीज है, क्या दी हुई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली, किसी पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन हो सकती है? सोचो सोचो, बढ़िया चीजें पूछ रहा हूं, सुनो वापस से पूछ रहा हूं। क्या किसी दी हुई लाइन
क्या किसी दी हुई लाइन से किसी पॉइंट से पास होने वाली 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली, दी हुई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है। और साला तुम्हें तो विश्वास ही नहीं मास्टर पे यार, ऐसे कैसे लोग हो तो? पॉइंट अगर लाइन पे हो तो हाँ क्या तब भी दो ही बनेगी, है क्या कर रहे चंपू, अगर यहाँ पे भी है पॉइंट तो 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर बनेगी, हट चले से क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर ये 1,2 जो पॉइंट दिया वो इसी लाइन का दे दिया होता, और दे दिया कोई बात नहीं, 45 डिग्री बनाने वाली तो अभी भी दो लाइन है, ऐसी और ऐसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज करने के लिए बता। हाँ क्या कटी? 12 आपने बोला कि सर 2 आनी चाहिए, तो आई दो, लेकिन सर उसमें क्यों कर दो? क्योंकि बनाने वाले ने बनाई ऐसी, क्योंकि हाँ बनाने वाले ने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि वर्टिकल लाइन आए, तो जब वर्टिकल लाइन आंसर में आने वाली होती है तो स्लोप नहीं आता, स्लोप उसका आ ही नहीं सकता ना, किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके इस लाइन का स्लोप नहीं लाया जा सकता क्योंकि इस लाइन का स्लोप डिफाइन ही नहीं है, एल्जेब्रिक इक्वेशन सिर्फ डिफाइंड आंसर ही देती है भाई। क्या लिखना है, क्या लिखना है भाई तू ये बता। 1/0 नहीं लिख रहा मैं, मेरी तो इच्छा भी नहीं थी 1/0 लिखने की, मैंने इसे लिख दिया दीप अपॉन 0, बात खत्म हो गई। फिर क्यों ढेचू करे जबरदस्ती, दीपांशु का दीप, लफड़ा खत्म, बस जबरदस्ती ढेचू 1/0 लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई वो नहीं है, एनी नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन 0, एनी नॉन जीरो कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन इक्वेशन of the perpendicular bisector of the sides AB and AC, of the sides AB and AC of a triangle ABC, of a triangle ABC are x minus y plus 5 बराबर 0 and x plus 2y बराबर 0 respectively। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। अब देखो साहब, मैंने पहले ही कहा था आपको, आप अच्छा ए के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-2, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन में। हाँ मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर डाल दिया है, किसी पॉइंट से पास होने वाली किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन तो लिखने वाला क्वेश्चन में नहीं दे सकता, डायरेक्ट तो नहीं दूंगा, वो तो SLO नहीं देगी आपको। इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ऐसे क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। लेकिन फिर भी हमने उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दे दिया है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर्षव जी क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, आप क्या समझते हैं? व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली? किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर, कोई पॉइंट कहीं पकड़ लो मार्केट में, ये रहा एक पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर बना, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर में नीचे खींचूंगा ऐसे, हाँ इससे दोनों साइड पे आर्क बनाएंगे, इस परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करने के लिए। ओह ऐसे खचाक खचाक, हाँ ऐसे बनता है वो आर्क जो आप बोल रहे हो, इधर भी बनाएंगे, हाँ फिर ऐसे मिला देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। नाइस मैन, ऑसम, इट्स अमेजिंग, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वे।
नाइस, अमेजिंग। इट्स बाइसेक्टर, मिकी माउस कह रहा है इट्स बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर। इट्स नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट्स बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा। चलो गुड, ठीक है। हाँ सो चुप रहे। हाँ उसे वो परपेंडिकुलर तो है लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं कर रहा किसी को। ए से जो बीसी पे, अब क्या है यार, हट। जब इसने ए से है ना बी पे ये गिराया था ना, तब मुझे लगा था कि खिसकाएगा इसे। तब मुझे लगा था कि ये थोड़ा फैंसी डेफिनेशन यूज करने वाला है और ये किसे खिसकाने वाला है, सच दैट कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये मिड पॉइंट पे आ जाए। मुझे लगा ऐसा करने वाला होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए, बट ये तो ज्यादा सुपर डुपर निकला है। ये तो टू मच था भाई, ये तो आज तक ही नहीं हुआ कभी मेरे साथ। चलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके मिड पॉइंट से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके मिड पॉइंट से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। तो इनके परपेंडिकुलर है एक, तो पहली बात तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 0। अब मैं नहीं बोलूंगा भैया देखो बहुत हो गया, अब आपको बोलना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पंजाब मान लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कतार मान लेते हैं। मुझे बीसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है किसी तरह से। अगर मुझे, अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, किसी तरह से अगर मुझे बीसी के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं बीसी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। अगर आपके जहन में कोई मेथड आपके पास है, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उतना ही, मुझे आगे की नॉलेज का टेंशन नहीं चाहिए, जितना हमने आज तक चीजें पढ़ी है। इफ यू थिंक यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि हाउ शुड आई प्रोसीड दिस क्वेश्चन, हाँ भाई भट्ट साहब, कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है इसमें। हाँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। नाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी डैश की डिस्टेंस ए से, सी डैश की डिस्टेंस बी से और सी डैश की डिस्टेंस सी से बराबर होगी। सी डैश तो फाइंड हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया, सी डैश आ गया, खत्म। वी हैव गॉट द सर्कम सेंटर। उसकी डिस्टेंस ए से भी आ गई, सर्कम रेडियस भी आ गई, बी वाला पॉइंट। ए बी वाला इक्वेशन है हमारे पास। नहीं, अब सुनो, AB का है अपने पास, AB की इक्वेशन है हमारे पास, तो उन दोनों को सॉल्व कर दो, मिड पॉइंट पंजाब आ गया, बस ठीक, गुड। AB की इक्वेशन कैसे, बस यही करना है सिर्फ। लो सुनो, मिकी माउस ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता दिया है। अगर मेरे पास AB लाइन की इक्वेशन होती, सोचो, तो मैं AB लाइन को और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व करते पंजाब आ जाता है। अब पंजाब मिड पॉइंट है किसी का, किसका? A और B का मिड पॉइंट आ गया, ये पता है तो ये पता है। सेम केस इधर करेंगे अगर AC पता है तो। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या मुझे AB पता है, तो मैंने बोला देखो यार AB पता है नहीं पता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन AB का स्लोप तो पता है कम से कम। क्योंकि इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट। है 1, तो इस AB लाइन का स्लोप कितना हुआ, तो इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई टाइप की। AB लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई टाइप से। तो x प्लस वाई में मैंने 1 को -2 ठोक दिया, -1 आ गया।
ए भी आ गया भाई है, और x माइनस वाई बराबर -5, x बराबर -3 एंड y बराबर 2। ये -3, 2 जो है वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। किसी को समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो भाई सिर्फ ओपीडी बोलेगा, बाकी सब लोग चुप रहेंगे। एंड ओपीडी सेइंग एसी लाइन की इक्वेशन बता रहे हैं ओपीडी जी हमें। पूरा पूरा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप सोचोगे? -1/2 ये बोला तुमने। अच्छा, तो फिर एसी लाइन का स्लोप कितना हुआ? -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है। -2 नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे हुआ? -1/2 का चंपू रेसिप्रोकल करके माइनस भी लगाना है। कितना हुआ? 2। तो उसकी लाइन की इक्वेशन कैसी होगी बता? टू एक्स माइनस वाई बराबर, ये पॉइंट रख दो 1 का -2, जल्दी रखो, बताओ जरा। 4। इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है? x + 2y बराबर 0। मान लो सॉल्व कर दिया। ऑन सॉल्विंग वी गेट इन एनसीईआरटी लैंग्वेज, एनसीईआरटी ऐसे बोलती है, ऑन सॉल्विंग वी गेट। कर रहा हूँ सॉल्व भाई, भैरू जी थोड़ी रुको तो सही, सबर तो रुको 1 मिनट। x बराबर 8/5। व्हाट इज दिस मैन, विजनरी परफॉर्मेंस। y बराबर -4/5, हटा साला। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए 8/5, -4/5। ये हमने बिल्कुल देसी तरीके से किया है इस क्वेश्चन को, एकदम। देखो भैया, जब आप छोटे हो तो क्वेश्चन को छोटे तरीकों से करो। छोटे मतलब लंबे तरीके से, छोटे से मतलब मेरा सस्ता है। छोटे मेथड से मेरा मतलब इस जगह सस्ता था, सस्ता। अभी हम इस क्वेश्चन को सस्ते तरीके से कर रहे हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख रहे होंगे वो, लेकिन बड़े एहसास भी तो होता है बड़े होने का कि यार पहले हमने इसे बबुआ तरीके से किया था, सो इट्स बबुआ तरीका। ठीक है, समझ गया क्या? अब पंजाब आ गया भाई। अब बॉम्बे कोऑर्डिनेट, एक काम करता हूं, बॉम्बे कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लेता हूं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला इन AB, x1 + 1/2 बराबर -3, तो x1 बराबर -7, y1 -2/2 बराबर 2, y1 बराबर 6। कोऑर्डिनेट आ गए बी के। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट क्या मान लूं? x2, y2। बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम, मैं नहीं कर रहा इसके आगे। The correct answer of the last question is 14x plus 23y is equals to 40. पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ले आए तो मैच करा लीजिए, वरना चिल काटिए।
घर पे करिएगा तसल्ली से, इनको करा करो घर पे जाके। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको यूं हाथ से मत जाने दीजिए। लो साहब सुनो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कभी कभी सुनो कुछ जगहों पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है। क्यों भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? एक लाइन है और एक पॉइंट है। किसी ने पूछा एक दिन हमसे कि ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूरी पे है, तो भेजा तो खराब हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि देखो साहब, दूरी तो ये भी है, दूरी तो ये भी है, दूरी तो ये भी है, बट ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है। लोगों का पूछना स्वाभाविक था कि आपने कैसे डिक्लेयर किया कि ये शॉर्टेस्ट है। हमने बोला देखो साहब, अगर ये नहीं है डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पी भी मानोगे तो वो हाइपोटेनस बनेगी ट्रायंगल पीएबी के लिए। इन एवरी अदर केस एक्सेप्ट द डिस्टेंस पीए यू विल गेट एन हाइपोटेनस। इन अ ट्रायंगल पीएसी, पीसी इज एक्टिंग एज हाइपोटेनस, which is the longest side. I don't care longest, I care PA से तो बड़ी है। PA will be shortest and shortest will be perpendicular। ठीक है? अरे समझ रहे हो भाई? तो परपेंडिकुलर बोला जाए या शॉर्टेस्ट बोला जाए, एक ही बात है। पहली बात ठीक है साहब। अब बोल दिया बोलने वाले ने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता भाई, तो हमने बोला कि यार हम तो फॉर्मूला बना देते हैं, हटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इस लाइन को प्लॉट किया हमारे एक्स वाई एक्सिस पे। सपोज करिए इसने ए और बी पे काटा। सपोज करते हैं इसने ए और बी पे काटा। क्या मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं? रिस्पॉन्स दिया करो जल्दी यार। मिल सकते हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए, ए के कोऑर्डिनेट के लिए किसको जीरो करना पड़ेगा? तो वाई को तो कर ही देते हैं जीरो। चलो वाई को जीरो क्या, एक्स के लिए बताओ? -c/a। सही है। अच्छा बी के कोऑर्डिनेट 0, -c/b। सही है। मान लो सपोज करो यहां पे कहीं पॉइंट है P, इससे इसने परपेंडिकुलर डाला, इसकी डिस्टेंस D है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? D। इस P के कोऑर्डिनेट दिए हुए x1, y1। सही है। इसको B से मिलाया और इसे A से मिलाया, एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ। एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ। ट्रायंगल PAB का एरिया बताया जा रहा था हाफ। x1 y1 1 0 -c/b 1 -c/a 0 1 पे एक मॉडुलस और लगा दिया मैंने। लोग बड़े खफा हुए। लोग अक्सर खफा हो जाते थे हमसे कि हे मास्टर साहब तूने पहले से एंटी क्लॉकवाइज ले रखा। मैंने बोला चंपू तेरे को पता है पी इधर है, पी इधर नहीं हो सकता। वाह। तुझे पता है लाइन ऐसी बनेगी, ऐसी नहीं बन सकती। व्हाट इज दिस मैन? हमें तो पता ही नहीं है ए का है, बी का है, सी का है, भाई पी का है, सॉरी वी हैव नो आइडिया। तुम जनरली बना दिया भैया, जनरली। लेकिन हाँ एक कोऑर्डिनेट यही होंगे, बी के कोऑर्डिनेट ये होंगे, पी के दिए हुए थे। ये जरूर बात है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पीएबी किस ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मैं क्यों चिंता करूं भाई, मॉड है ना मेरे पास। बोलो भाई जल्दी। ट्रायंगल पीएबी, इस ट्रायंगल पीएबी का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से भी लिखा जा सकता था। नहीं लिखा जा सकता? हाफ ए बी इंटू डिस्टेंस डी लिख सकता हूं। ए बी कैसे आएगा? ए बी कैसे? फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा। और किससे आएगा? ए बी। दोनों तुम्हें पता है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते? दोनों कोऑर्डिनेट पता है, लगा सकते हैं। चलो भाई इज इक्वल टू हाफ, इस डिटरमिनेंट को खोल रहा हूं भैया, x1 टाइम्स, इसे छिपाया इसे छिपाया, -c/b -y1 टाइम्स, इसे छिपाया इसे छिपाया, प्लस c/a। प्लस है, प्लस है। हाँ
+1 सी स्क्वायर बाय ए बी, माइनस में आएगा मुझे ऐसा लग रहा है ना। और फिर इसके बाद एक मॉडुलस हाफ हाफ कैंसिल। कोई दिक्कत? ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू डी बराबर, इसमें से सी आ गया ऊपर से कॉमन, नीचे से ए बी भी कॉमन आ गया है, तो सी अपॉन ए बी विद मॉडुलस साइन तो आ गया कॉमन, अंदर आया ax1 प्लस by1 प्लस सी, वो माइनस कॉमन लेके मॉड को खिला दिया, अच्छा लगे इसलिए। ये सी बाजे बाजे, ए बी बच जाएगा एलसीएम पे है, डी आ गया भाई। मॉड ax1, व्हाट इज दिस मैन, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने आप में याद रखना बहुत आसान था। पहले तो जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं x1, y1, वो किस में रख दो, किस में रख दो, किस में रख दो, सुनाई नहीं देता यार मेरे को तो, लाइन के एक्सप्रेशन में। यही तो डिफरेंस है ना, एक आम आदमी और एक अनाम आदमी, यही डिफरेंस है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सबसे पहले तो रख दी लाइन के एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में रखो, इक्वेशन में रख के कद्दू नहीं मिलता इक्वेशन में रखने से भाई। इक्वेशन में आप सिर्फ वही पॉइंट रख सकते हो जो उस पर लाया करते हैं। इक्वेशन वो है जिसे जो सेटिस्फाई होने के लिए परेशान है, जो सेटिस्फाई होने के लिए परेशान है। इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का एक्सप्रेशन है, इसे जब मैं = 0 लिखता हूं तो ये लाइन की इक्वेशन बनती है। तो मैंने x और y किस में रखा, लाइन के एक्सप्रेशन में, ये बन गया अपॉन x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम अंडर रूट। सही है। अगर आपके मन में बिल्कुल भी ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन देने वाला हूँ, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने वाला हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछने वाला हूँ, बिल्कुल निकाल दीजिए साहब, एकदम सरासर निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन फायर किया जा रहा है कुछ इस तरह से। Two mutually perpendicular lines are drawn from P A, B या थ्रू A, B भी लिख सकते हो। थ्रू A, B मेक मोर सेंस। लाइन है ना, रेस थोड़ी है, किसी से थोड़ी निकलेगी, शुरू थोड़ी होगी भाई किसी से। फ्रॉम क्या होता है भाई, थ्रू। थ्रू P A, B and enclose an isosceles triangle and enclose an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin alpha is equals to P. With the line, here with the line x cos alpha plus y sin alpha is equals to P. Find the area of the triangle. जो लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं उन्हें मैं बता दूं,
ये वही क्वेश्चन है जब मैंने थोड़ी देर पहले 45 डिग्री का एंगल बनने वाला 45 डिग्री वाली जो लाइन निकलवाई थी, तब मैंने आपको बोला था बनने वाला ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और कभी कभी लोग इसका एरिया भी पूछ लेते, पूछ लिया। ये और वो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अगर आप इन्हें एनालॉजी में डालोगे तो ये पैराग्राफ में पूछे जा सकते हैं। ये पैराग्राफिक क्वेश्चन है एक्चुअली, एक के बाद एक। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है भाई किसी पी ए कॉमा बी से, जो कि किसी दी गई लाइन से एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी के साथ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है, तो यही तो बराबर होंगे। बोलो यार, सुन रहे हो क्या? यही है वो एंगल 45-45 जो उस दिन बन रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, हालांकि इसमें इसका कोई यूज नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, इस ट्रायंगल का क्या पूछा गया है? एरिया। देखो, हेलो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया पंजाब, चूंकि राइट आइसोसेलेस इसलिए मिड पॉइंट पे गिरेगा, यानी कि ये पॉइंट क्या है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? क्या? पक्की बात? तो इसका मतलब सर्कम सेंटर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर हुई। ओहो, इसका मतलब ये भी पी है, ये भी पी है। पी कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई। किसकी? पी पॉइंट की। किससे? लाइन से। कौन सी लाइन? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। क्या ये पी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसे पी नहीं मान सकते, इसे डी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पी ऑलरेडी यूज करो। सर ये वाला पी वो वाला पी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, रुक जाओ। गलती हो गई सर, हाँ गलती हो गई थी, सॉरी। ये डी कौन है? इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या ये निकाली जा सकती? अभी तो फॉर्मूला बनाया भाई है, चलो मान लो निकल गई है। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना हुआ? जल्दी बोलो। और हाइट कितनी हुई? तो डी स्क्वायर आंसर है। तो डी स्क्वायर आंसर। लिखो लिखो, आंसर लिखो सब। आंसर लिख लो, खुशी मना लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसका आंसर ही नहीं बताया तुमने अब तक। पता नहीं कितने आलसी लोग हो तुम लोग यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब गेल से पे आ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 है। इसके लिए तो दिया था। अच्छा तूने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनका किया है? अरे कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं भैया। हाँ हाँ, क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। और राम जी महाराज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार लगा के बताया तुम। दुखी मत हो, दुखी मत हो, लगा के बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने का तरीका, एक बार तो पहले इस ए कॉमा बी को इसमें रख दो, रखी दो, सीधे ला के रख दो बेशर्मों की तरह। तो ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा माइनस पी, ये तो बन गया ऊपर, ठीक है। मॉड लगा दिया, मॉड सिर्फ ऊपर ऊपर लगाते हैं, नीचे तो वैसे अंडर रूट है, अंडर रूट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम। एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या है? कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो इनका स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1। तो ये आ गई आपकी डी। इसका स्क्वायर इज योर आंसर। अब इसका स्क्वायर भी करके बता देता हूँ आगो नीचे से। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो आंसर इज ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा माइनस पी का होल स्क्वायर। ऐसे मॉड कहाँ गया? वो स्क्वायर में चला गया। स्क्वायर कर दिया ना तो मॉड तो खत्म। नहीं, वो तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिख देते लोग जैसे इसने किया। वो पर्पसफुली कोऑर्डिनेट लिए ए कॉमा बी से लिए, फॉर्मूला तो रटा हुआ था ही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, नहीं चलो लाडू मिल गए। ऑप्शन तो 100% मिलेगा। जबकि कमाल क्या पता क्या है, सुन रहे हो क्या भाई? जब अगर आप यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख भी दो और ऑप्शन में है, तो वो आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। वो मास्टर क्या क्या बातें करते हो, क्या क्या बातें करते हो, क्या क्या बातें करते हो। देख इस लाइन को, इस लाइन को ध्यान से देख। कॉस अल्फा साइन अल्फा का तो कोई डायमेंशन नहीं है भाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसके पास मीटर है, इसके पास मीटर है, इसके पास मीटर है, ठीक है। ये भी मीटर मीटर लेके बैठे होंगे, तभी तो यहाँ रख लेते हैं हम लोग एक्स और वाई की जगह, तभी तो रखते हैं इनकी डायमेंशन सेम है तभी तो। तो ये मीटर है, अगर इसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया तो नीचे मीटर आ जाएगा, तो मीटर मीटर डायमेंशन लेस।
अब तो डिस्टेंस थोड़ी डायमेंशन लेस होगी, मीटर तो आएगी। चीजें बहुत तगड़ी है अगर दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है तो, है ना। वो तो ऑप्शन देख के पता पड़ जाता है भाई ये ऑप्शन तो गलत, ऑप्शन देख के पता पड़ जाता है कि ये ऑप्शन तो गलत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, L1 ax plus by plus c1 is equals to 0 and L2 ax plus by plus c2 is equals to 0. Needless to say these two lines are अरे पैरेलल है भाई। क्यों? क्योंकि x और y कोएफिशिएंट सेम है। अच्छा सुनो, इन दो लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए भाई, ऐसी कुछ होगी? मान लो d मान लेते हैं, अभी d निकालनी थी, कैसे निकाले लोगों ने बोला, हमने बोला एक काम करो, किसी एक पे पॉइंट मान लो p(x1, y1) किसी भी एक लाइन पे, इस पे मानो चाहे इस पे मानो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो मान लो L1 में माना, तो क्या L1 को सेटिस्फाई करेगा? यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रू रिलेशन है, रिश्ता नंबर 1। इस px1 y1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी लिखा जस्ट थोड़ी देर पहले। इस L2 लाइन की इक्वेशन पता है क्या? ये रही। इस px1 y1 से इस L2 लाइन पे डाले के परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला अगर कोई आपसे बोले d, कोशिश करो, मॉड ax1 प्लस c2 आएगा, c2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 20। एक बहुत कॉमन सा डाउट था लोगों के मन में, बिल्कुल कॉमन सा, सिंपल सा, कि देख भाई तेरे को दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, इसका मतलब तेरे को a पता है, b पता है, c1 पता है, c2 पता है, तेरा आंसर अगर इनकी टर्म में है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो फिर दिक्कत किस चीज से हुई? x1 और y1 से। अजी साहब ये पॉइंट तो आपने माना था, हमने तो नहीं दिया था। नेचुरल सी बात है, ये पॉइंट तो आपने माना, हमने तो नहीं दिया, तो आपका आंसर इस x1 और y1 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपको इसकी वैल्यू हटानी पड़ेगी, x1 और y1 आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। हमने बोला बिल्कुल हटाएंगे साहब, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? -c1। फॉर्मूला तैयार, c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 20। ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया भाई।